डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की खिदमत कौम कभी फरामोश नहीं कर सकेगी। फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को पीपल्स पार्टी और नून लीग के अकाउंट्स तक रसाई दे दी। क्या पीडीएम महंगाई पर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला सकेगी? पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ अंदलीब अब्बास से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून डॉक्टर तारिक फजल चौधरी से, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी से और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से। एंड वेलकम बैक। वक्फे बचाने से पहले मैं कह रही थी कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बिलाशुबा पाकिस्तान का फ़ख्र थे। उनकी वफ़ात हर पाकिस्तान का ज़ाती नुकसान है। वो कौम के लिए एक बड़ा सरमाया थे। उन्होंने दुश्मनों के लिए पाकिस्तान को एक नाकाबिल तस्खीर मुल्क बनाया। एक तरक्की पजीर मुल्क को उठाकर दुनिया के 9 तरक्की याफ्ता एटमी ममालिक की सफ खड़ा किया। पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाकर उन्होंने पूरी कौम को वो कॉन्फिडेंस, वो इत्मीनान बख्शा जिसकी वजह से आज हम भारत जैसे कई गुना बड़े और कीना परवर मुल्क की आंखों में आंखें डालकर जवाब देते हैं। कौम उनकी खिदमत कभी नहीं भुला सकती। वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। यकीनन मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि कुछ सवालात हमने देखे जिसका जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पे भी किया। सो ये बात समझना ज़रूरी है कि बाहर के बहुत सारे नैरेटिव्स हैं, वो उनके नैरेटिव हैं। पाकिस्तान जानता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम डिफेंस के लिए था, भारत की वजह से था और एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर प्रोग्राम है। इसी तरीके से डॉक्टर AQ खान की जो खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए वो बिलाशुबा है, गिरा कदर है और उसी हवाले से वो हमारे दिलों में मौजूद हैं। कुछ मैं आपको इंटरनेशनल तबसरे भी दिखाती हूँ। CNN कह रहा है Father of Pakistan's nuclear program, Abdul Qadir Khan dies at 85. Let's recall कि ये एक इंटरनेशनल खबर है, मेन इंटरनेशनल खबर आज की। फिर उन्होंने ये भी लिखा कि खान was hailed as a national hero in Pakistan for helping make the country a nuclear armed state. सही कह रहे हैं वो, but was viewed by many in the West as a villain. So ये आप समझ लें कि उनको तकलीफ है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से। सो यकीनन उनकी तकलीफ से वो उनका मसला है। अल जज़ीरा ये कह रहा है कि he was lauded in Pakistan for transforming it into the world's first Islamic nuclear weapons power. वो ये भी कह रहे हैं कि he was seen as a national hero for bringing the country up to par with neighbors India in the atomic field and making its defense impregnable. यकीनन ये उनकी कारकर्दगी है। BBC ने बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है, जो उन्होंने BBC उर्दू में भी लिखा है, AQ खान द मोस्ट डेंजरस मैन इन द वर्ल्ड। यकीनन उसमें जो कुछ सर्टेन नोशंस हैं, कुछ वेस्टर्न ऑब्सेशंस हैं, उसका यकीनन इसमें जिक्र किया गया है इस आर्टिकल में। एक और आर्टिकल मेरे पास है जो ये मोस्ट डेंजरस मैन वाला है, उसकी एक लाइन आपको दिखाती हूँ। ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज द फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब, in reality he was one of a number of key figures, but he carefully cultivated his own mythology which made him a national hero, seeing as having secured Pakistan's safety against the threat of India. So ये बात हर कोई समझता है। इस हवाले से खुद डॉक्टर AQ खान, our pride, our hero, our nation's hero, वो खुद क्या कहते हैं इस न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। लेट्स वॉच इट। इसमें कोई शक नहीं है कि एक मिरेकल यकीनन पेश आया पाकिस्तान में, और सबसे बड़ी बात यह कि वो स्ट्रक्चर ऐसा खड़ा हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान का प्रोग्राम जारी और सारी है। सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी में ज्वाइन करें, थैंक यू सो मच। मोहसिन पाकिस्तान और एटमी सियासतदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वफात पर आप क्या कहेंगे सिराज साहब? फिर बहुत सारे लोगों की अटेंडेंस फ्यूनरल पर, उसके हवाले से भी सवालात उठाए गए। आपकी क्या राय है? वो एक ऐसी शख्सियत थी जिनको कोई एक रंग नहीं था, वो जिनको एक साइंसदान की सूरत में थे, लेकिन रात को एक तहज्जुद गुजार और तिलावत करने वाले, जिक्र व अस्कार करने वाले, दुरूद और सलाम भेजने वाले इंसान थे। और मेरे कई उनसे इंफरादी मुलाकात हुई है, उनसे घर आना जाना था, हर वक्त वो किताबों के दरमियान रहता था और उनकी शदीद ख्वाहिश थी, तमन्ना थी कि पाकिस्तान किसी मानों में एक रोशन इस्लामी पाकिस्तान बने, दुनियाई तरक्की के हवाले से भी एक मीनार नूर हो। और
दीन के हवाले से भी दुनिया के लिए एक मॉडल हो। डॉक्टर कबीर का एहसान है पाकिस्तान के कौम पर कि उनके कारनामे की वजह से पाकिस्तान नाकाबिल तस्वीर बन गया। तो वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि आलम इस्लाम का और पूरी उम्मत का हीरो थे। और वो एक तामल मुसलमान मैंने हमेशा उनको पाया है। यतीमों के साथ, बेवाओं के साथ बहुत मोहब्बत करते थे और बहुत सारे यतीम बच्चों के लिए तालीम का इंतज़ाम, तरह गरीब तलबा के लिए तालीम का इंतज़ाम, वो हमेशा इसमें मगन रहते थे। हमारे साथ जब भी उनका राबिता होता था किसी काबिल तालिब इल्म के बारे में या किसी बच्ची के ज़रूरियात के हवाले से बात करते थे तो वो हमसे रहलत कर गए। एक फैला है, अल्लाह ताला इसको पुर कर ले। लेकिन जो एक अफसोसनाक पहलू ये है कि हमारे हुक्मरानों ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया और उनकी कदर नहीं की। अब देखिए, अबुल कलाम को इंडिया की हुकूमत ने जो मर्तबा दिया और वहाँ के अवाम ने उनको सदर बनाया, लेकिन हमने अपने डॉक्टर कबीर खान को मुहासरे में रखा, उनके चलने पर फिरने पर पाबंदी लगा दी। और मैं महसूस करता हूँ कि अल्लाह ताला ने उनको जो शोहरत दी थी और आवाम के दिलों में उनके लिए जो मोहब्बत थी, हमारे हुक्मरान उससे खार खाते थे और हसद करते थे। इसलिए उन्होंने हमेशा उनके रास्ते बंद करने की कोशिश की। फिर देखिए, वो बीमार भी रहा इतना अरसा, लेकिन खुद गिला किया कि कोई वजीर आजम या सदर पाकिस्तान उनके हाल कुर्सी, बीमार कुर्सी के लिए नहीं गए। और जिस तरह बाकी लोगों के लिए बैरूनी मुल्क ले जाकर इलाज का इंतजाम हुकूमत करती रही, डॉक्टर कबीर खान साहब के साथ वो सलूक भी नहीं हुआ। और फिर ये तो हद हुआ कि जनाजे में 5 मिनट के फासले पर वजीर आजम भी मौजूद थे, सदर पाकिस्तान भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने उनके जनाजे में शिरकत दोबारा नहीं की। और ये एक बहुत बड़ा कर्ज उनका हमारे ऊपर रह गया कि जिस इज्जत और मर्तबे का वो इंसान था, हम उसका इदराक उनकी जिंदगी में नहीं कर सके। और जब उनका जनाजा था तो उसमें भी हम ये इदराक ना कर सके। काजी आजम के बाद अगर किसी ने पाकिस्तान पर बड़ा एहसान किया है तो वो डॉक्टर कबीर खान थे। उन्होंने पाकिस्तान बनाया था और उन्होंने महफूज बनाया। राइट, सो जहाँ तक उनको पाया जी, राइट, डॉक्टर सिराजुल हक साहब ने कहा कि हम कर्ज अदा नहीं कर सके। डॉक्टर तारिक फजल, आप एक्चुअली आपने जनाजा अटेंड किया, शदीद बारिश में लोग वहाँ पर मौजूद थे, कुछ आप अपने तासुरात बताइए और आपको आप भी क्या एग्री करते हैं सिराजुल हक साहब की बात से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया, दो मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ें हैं जो कल मैंने देखी हैं। कल जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब मौसम पाकिस्तान उनके जनाजे में शिरकत के लिए मैं और मेरी जमात के दीगर जो हमारे साथी थे हम गए, पहली बात मैंने देखी कि वहाँ पे जो लोगों को क्या हमारी लोगों से मुराद ज़ाहिर है वो कौन की नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्हें कितनी मोहब्बत है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से। आप यकीन जाने कि वो मनाजिर जो है, मैं उन्हें रूह परवर कहूँ, मैं उन्हें रोंगटे खड़े करने वाला कहूँ, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं उन मनाजिर की अक्कासी जो है वो कर सकूँ सही तौर पे, या उस तमाम जो वहाँ पे माहौल था उससे मैं इंसाफ कर सकूँ अल्फाज की शक्ल में। यानी एक तरफ तो सबसे पहले एक आप ये कहें कि बारिश जो बाराने रहमत होती है, जैसे ही डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के जनाजे का 3:30 बजे का टाइम हुआ, उसी वक्त तो खास उसी जगह के ऊपर फैसल मस्जिद से बारिश का आगाज हुआ। और ये बहुत बड़ी आप ये कहें कि अलामत है इस बात की कि अल्लाह ताला का इस शख्सियत के ऊपर खास करम और फजल और पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं इससे राजी हूँ और जो काम इसने किया है मैं उससे राजी हूँ। वो बड़ा एक ईमान परवर मंजर था। फिर उसके बाद जब बारिश शुरू हो गई तो जो हमारी मारगला मारगला रोड, मैं सही कह रहा हूँ, जो मारगला रोड है वहाँ से आगे को तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर जो है फैसल मस्जिद को जो रोड जाती है, फैसल एवेन्यू जिसे कहते हैं, वो बंद कर दी गई थी क्योंकि गाड़ियों की बहुत बड़ी रश जो है वो जमा हो गई थी। तो फैसल एवेन्यू है, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे जिसे कहते हैं, वो भी बहुत पीछे तक ब्लॉक थी।
तो हम वहाँ से अपनी गाड़ियों से उतरे और उसके बाद फैसल चौक तक पहुंचे। हालांकि 2 किलोमीटर का सफर था, वो तो गाड़ियों के लिए बिल्कुल बंद था। वो रोड जो मैंने देखी, मैंने देखा कि आपने उस पर ट्वीट भी किया, वो आपके पास भी वीडियो आई, वो भरी हुई थी लोगों से। और जब जनाजा हो चुका था उस वक्त भी लोग जो है वो जॉब दर जॉब बाकी में भीगते हुए जनाजे के लिए आ रहे थे। और इसी तरह जब जनाजा खत्म हुआ तो वह लोग जो है वो जॉब दर जॉब जो है वो हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जो है वो दूर दराज से, इस्लामाबाद के इलाकों से और इस्लामाबाद के बाहर, पाकिस्तान बाहर से जहाँ से कोई पहुंच सका, लोग पहुंचे हैं। तो ये तो एक वो मंजर था जो मैंने देखा कि पाकिस्तान की कौम उनके हवाले बहुत जज्बात रखती है। उन्हें अपना मोहसिन जो है वो न सिर्फ मानती है बल्कि यकीन करें कि जितनी मोहब्बत डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ मैंने लोगों की देखी है, वो बड़ी बड़ी शख्सियात, सियासी शख्सियात, मजहबी शख्सियात, बहुत हम जाते रहते हैं फ्यूनरल्स पे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा आप ये कहें कि लोगों का उनके साथ अटैचमेंट और मोहब्बत का मंजर था जो मैंने देखा। दूसरी तरफ जो मैंने कहा, दूसरा जो पहलू आता है वो ये आता है कि इसमें जो जाहिर है आपकी गवर्नमेंट है उसकी क्या मतलब उसमें पार्टिसिपेशन थी, और उसी से आपको पता लगता है। जैसे स्टेट फ्यूनरल अगर कहा गया, ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्हें कौमी एजाज के साथ पुरदे खाक किया गया। लेकिन उसके साथ साथ जो पार्टिसिपेशन है, मतलब वज़ीर आज़म मौजूद थे, इस्लामाबाद में मौजूद थे, बहुत करीब थे। और उसके बाद कल मैंने देखा है कि जो इंडिया का जोहरी प्रोग्राम है उसके जो खालिक थे डॉक्टर अब्दुल सलाम, जो कि मुसलमान थे, उनका जब जनाजा हुआ तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो कि मुसलमान नहीं है और मुसलमानों के हवाले से वो बड़ा एक खास बुग़्ज़ रखते हैं और कीना परवर मैं इंसान कहूँगा मोदी को, लेकिन वो भी हाथ बांधे खड़े थे उनके जनाजे के सामने। यानी उनकी उन खिदमात का एतराफ़ कर रहे थे जो इंडिया के हवाले से डॉक्टर अब्दुल सलाम की थी। और उनके फ्यूनरल को भी बड़ी इज्जत दी गई और वो भी स्टेट फ्यूनरल था, इंडिया के झंडे में तशनगी रह गई है, ये थोड़ी सी तशनगी रह गई। मुझे इसका दुख हुआ, मैं ये बात कहना भी नहीं चाह रहा था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की। मैं समझता हूँ ये फरिया, मैं बड़े दिल से, ईमान से ये बात कह रहा हूँ, ये बात जिक्र करना भी मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की शख्सियत की, मैं समझता हूँ कि ज़ेब नहीं देता कि मैं उनकी ज़ात के हवाले से ये कहूँ कि गवर्नमेंट ने इनके साथ ज्यादती की है, लेकिन ये ज्यादती हुई है, ये नहीं होना चाहिए था। और मुझे इसका दुख हुआ कि आप इतनी, जो हमारे वजीर आजम है, सदर मौजूद हैं, वफाकी वज़रा मौजूद हैं, मुझे उनमें थोड़ी सी बेइज्जती नजर आई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। और आपकी आवाज से पता चल रहा है डॉक्टर साहब कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, यू एक्चुअली मीन दैट, आई कैन सी दैट। सो लेट्स ब्रिंग दिस टू अंदरी अब्बास साहिबा। एज अ पाकिस्तानी, एंड आई नो अगेन सारे पाकिस्तान से शदीद मोहब्बत करने वाले पाकिस्तानी हैं यहाँ पर, डू यू थिंक कि बेफिटिंग था, ही वॉज लार्जर देन लाइफ, उनकी तो इज्जत वहीं की वहीं है डॉक्टर कदीर की, लेकिन आपकी गवर्नमेंट की इज्जत ऊपर हो जाती, डू यू थिंक दैट? पहली बात तो यह है कि वाकई वो एक कौमी हीरो और एक इस्लामिक वर्ल्ड के हीरो थे, बिकॉज़ पाकिस्तान को एक एटमी ताकत बनाना इस्लामिक वर्ल्ड में अगेंस्ट ऑल ऑड्स और एक इस्लाम नॉट जस्ट पाकिस्तान बट बाकी 55 मुल्कों के लिए भी एक बहुत काबिल फ़ख्र मुकाम था। उसके अलावा उनकी बहुत सारी काबिलियत, उनकी खिदमात, उनकी वो जिस तरह से वो चैरिटी उनकी जो होती थी, वो उसमें मैं जो कि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करती रही हूँ, तो वो उनकी कांस्टेंट कंट्रीब्यूशन, गिविंग बैक का जो उनकी स्पिरिट थी वो बहुत ही यूनिक। अच्छा, आपने खुद से भी काम किया उनके साथ? नहीं, मैंने खुद से काम नहीं किया। चैरिटीज़ जो वो करते थे, चूँकि मेरा सोशल एक्टिविज़म में मैं रही हूँ हमेशा, थैलेसीमिया सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, फिर बहुत सारी और, तो वो जब रमज़ान आता था तो सारी ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठी होती थी और ये तो मैंने देखा है कि वो बहुत एक्टिव होते थे और वो एंड तक अपनी जो उनकी स्पिरिट थी जो कि बहुत यूनिक थी कि आपने कंट्रीब्यूट करना है वो, तो वो वाकई एक सरमाया पाकिस्तान के लिए थे। और उनकी उसमें कोई शक ही नहीं है कि उनके लिए जितना भी अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, जितना भी कहा जाए। अगर की गवर्नमेंट होती तो आप लोग कहते कि प्राइम मिनिस्टर को और प्रेसिडेंट को वहाँ होना चाहिए। लेकिन मैं आपको दो चीज़ें कहूँगी। एक तो ये कि तकरीबन 16 मिनिस्टर जो थे वो उन्होंने जनाजा में शिरकत की। प्राइम मिनिस्टर ने रबीउल अव्वल का प्रोग्राम वो एड्रेस कर रहे थे
वो एड्रेस कर रहे थे रबीउल अव्वल का प्रोग्राम और स्पीच कर रहे थे। उन्होंने वो प्रोग्राम रोक के पहले कहा कि सारे मिनिस्टर्स बैठे हुए थे कि ये हादसा हो गया और इनके लिए हम दुआ करते हैं, और उन्होंने वहाँ उनके लिए उनकी गायबाना दुआ अदा की। पूरे वहाँ मिनिस्टर बैठे हुए थे, लाइव दिखाई गई है उनकी दुआ। उस स्पीच के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने हाथ खड़े करके उसके, और क्या मौका था जब वो बात कर रहे थे रहमतुल्लिल आलमीन का, वो बात कर रहे थे ग्रेट लीडर्स का, वो बात कर रहे थे कि जी पाकिस्तान की शनाख्त, इस्लाम की शनाख्त का। वेरी वेल डन। लेकिन क्या ही अच्छा होता पे जो कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की अकेली पिक्चर ना होती, उनके साथ और चीफ मिनिस्टर्स भी होते। हालांकि अगेन वी विल से कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टिल आपकी गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन उधर भी हो जाती। हमारी गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन थ्रू द मिनिस्टर्स 16 थी, और प्राइम मिनिस्टर ने खुद जब वो वहाँ खड़े थे, बाकी सारे मिनिस्टर्स वहाँ थे, बाकी सारी गवर्नमेंट मशीनरी वहाँ थी, उन्होंने वहाँ लाइव दुआ पढ़वाई है। ठीक है। सो एक लेटर भी आपने देखा होगा जो डॉक्टर कदी खान का आखिरी लेटर है, वो भी काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर गदश में भी कुछ सवालात हैं, अगर आप एड्रेस करना चाहती हैं तो ज़रूर। उन्होंने कहा कि लोग उसमें थोड़ा सा लगा है कि दुख का एहसास है, और ये उन्होंने चीफ मिनिस्टर सिंध के लेटर के जवाब में ही लिखा है। यू वांट मी टू रीड दिस लेटर? मैंने पढ़ा। ठीक है, हम इस लेटर को देखते हैं राइट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। अब चलते हैं मुल्की सियासत की जाने। पीडीएम की सफ़ों में फिर हलचल मची हुई है। मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की कोशिशों में मसरूफ नजर आ रहे हैं। महंगाई इस वक्त अवाम के लिए सबसे बड़ा मसला बनी हुई है, इसीलिए अब सारी सियासत भी महंगाई के गिर्द ही घूम रही है। अपोजिशन इसके खिलाफ मैदान में उतरने की तैयारियां कर रही है। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने 2 रोज कबल पीडीएम के इजलास में महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आने का इरादा जाहिर किया है। लेट्स वॉच हिम। महंगाई के खिलाफ हमें इस हुकूमत के खिलाफ मार्च हर वक्त करना होगा, और इस हुकूमत को हमें अपना सियासी और कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए इसका मुहासबा करना होगा। दूसरी जानिब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इस वक्त सारी दुनिया में महंगाई है। पाकिस्तान क्योंकि खाने पीने की कई अशिया बैरून मुल्क से इम्पोर्ट करता है, इसलिए मुल्क में महंगाई बढ़ रही है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने खलीजी न्यूज़ एजेंसी को अपने इंटरव्यू में महंगाई पर क्या कहा, उनको भी देखिए। There's inflation throughout the world, but it pinches us more because we are a less prosperous country. The commodity prices have gone tremendously high. In fact, the inflation figures we've improved inflation figures in the last 1 or 2 months, but the inflation is tremendous. In fact, oil by itself, which is Pakistan's major import, and the import bill is very huge because of oil. It has gone very high. World commodity prices affect Pakistan. No country can live alone. So therefore, everything is being affected, but at the same time we are trying to manage it. नहीं, हुसैन बुखारी साहब हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। बुखारी साहब, पीडीएम आइंदा चंद हफ्तों में कह रही है कि हम फिर सड़कों पर आएंगे, वो ये पहले भी कह चुके हैं, लेकिन कल लाड़काना में बिलावल भुट्टो ने पीडीएम में शामिल जमातों पर मुनाफिकत का इल्जाम लगाया है। पीपल्स पार्टी को क्यों लगता है कि ये सिर्फ एहतजाज है और इस एहतजाज का आवाम को कोई फायदा नहीं होगा? शुक्रिया। इनफैक्ट देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो चाहती थी कि जो हमारा प्लान था कि हम इस बारिश में लॉन्ग मार्च कर लेते, लेकिन वो लॉन्ग मार्च इसलिए नहीं हो सका कि लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पे नून ने JUIF ने ये बात एनेक्स कर दी कि हम रेजिग्नेशन टेंडर करेंगे, जिसका कोई डिसीजन किसी पीडीएम की मीटिंग में नहीं हुआ था। और रेजिग्नेशन के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना मौक़िफ़ था, और हमने कहा था कि ये लास्ट ऑप्शन है। तो लॉन्ग मार्च के साथ उसको मुंसलिक करना या उसको अनेक्स करना, मैं समझता हूँ कि ये बाय डिज़ाइन हुआ ताकि 25 मार्च का लॉन्ग मार्च ना हो सके। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि आज जो महंगाई है ये तो न मिडिल क्लास थी, अब इससे बहुत ज़्यादा मुतासर है। हुक्मरान इसलिए मुतासर नहीं है कि वो अखराजात अपने पॉकेट से करते नहीं है। प्राइम मिनिस्टर से लेकर मिनिस्टर तक इनके अखराजात कहीं और से आते होंगे, लेकिन जो कॉमन आदमी है, जो मिडिल क्लास आदमी है,
उसको तो ये जो इन्फ्लेशन का रेट है, और फिर उसको देखें जो प्रेसिडेंट साहब उनका प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वंस अगर कोई बंदा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन जाए तो ही इज सपोज टू बी नॉन पार्टिजन, क्योंकि ही रिप्रेजेंट्स द स्टेट, ही डजंट रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट, दैट्स अ डिफरेंट यू नो। अब वो भी वो लाइन शो करता है कि जो उसको इमरान खान कहता है, भाई खुदारा अपनी हैसियत तो समझो। और तुम कहते हो कि जी जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में आई थी और मुशर्रफ का आखिरी जमाना था तो $140 पे एक बैरल था ऑयल का, आज तो 84-85 पे है, लेकिन उस वक्त इतना ऑयल इतना महंगा नहीं था। नो डाउट कि जब ऑयल की इम्पोर्ट महंगी होती है वो अफेक्ट करती है, लेकिन इसको आप ये देखेंगे ये फिर इनके वजीर बढ़ के मारते हैं कि जनाब इस खत्ते में रीजन में सबसे सस्ता पेट्रोल हमारे पास है। उनसे मेरा सवाल है कि कभी आपने पर कैपिटा इनकम देखी इस रीजन में लोगों की क्या है? आपकी तो पर कैपिटा इनकम अफगानिस्तान से नीचे है। आपका जो एक्सचेंज रेट है, आपको शर्म आनी चाहिए। इस 40 साल जंग लड़ता रहा, उसका एक्सचेंज रेट डॉलर के साथ देख लें, वो 88 रुपीज है उसका अफगानी करेंसी का अगेंस्ट डॉलर, और हम 172 पे बैठे हुए हैं। तो इनको कोई शर्म ही नहीं आती है, और किस डेटाई से ये कहते हैं कि ये हमारी इकोनॉमी फ्लोरिश कर रही है। ये जितना दावा करते थे कि हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हो गया, आज जरा देख लें इकोनॉमिक सर्वे के ट्रेड डेफिसिट आपका कहाँ चला गया। तो ये तो नाअहल और नाकाम हुक्मरान है, और खुदारा हम तो समझते हैं कि ये लोग अब इनसे निजात हासिल करना चाहते हैं। राइट, सो महंगाई के ऊपर आप साथ देंगे पीडीएम का कि नहीं? आपके ख्याल से उनके प्लेटफॉर्म से कोई फायदा नहीं है? देखिए बात हम तो अपोजिशन का मौक़िफ़ जो है, अगर पीडीएम हमारे साथ आती है गुड इनफ, लेकिन हमने तो ऑलरेडी इस पे एहतजाज शुरू किया हुआ है। इस्लामाबाद में हम जलसा कर चुके हैं, डेरा इस्माइल खान में कर चुके हैं, बाकी शहरों में हमारे जलसे चल रहे हैं। तो हम पीडीएम का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन जो पब्लिक का कॉज है, जो पब्लिक इश्यूज है, तो अपोजिशन उसको हाईलाइट करती है। उसमें तो चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो, लेकिन पब्लिक इश्यूज को हम जरूर रेज करेंगे। राइट, शुक्रिया नैयर बुखारी साहब, आपने डिटेल में बताया। नैयर बुखारी साहब को आपने सुन लिया, कुछ अहम सवाल। एक आपकी पार्टी के पुराने मेंबर समझ लें, उन्होंने भी महंगाई पे वार्न किया, जरा जहांगीर तरीन साहब को भी देखिए। चीनी महंगी है, अगर मैं एक चाय के चम्मच में 100 दाने डालता हूँ तो अगर 9 दाने कम हो जाएं, तो क्या अपनी कौम और अपनी बच्चों के लिए मेरी चीनी मुझे कम मीठी लगती है? हम इतने कमजोर हो गए हैं, हम इतने बेहिस हो गए हैं अपनी खुदमुख्तारी के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी नस्ल के लिए हम इतनी कुर्बानी नहीं कर सकते? अगर 9% इन्फ्लेशन है, मैं 100 निवाले खाता हूँ आटे के, तो अगर 9 निवाले कम खा लूँ तो अपनी कौम के लिए। ओके, जहांगीर तरीन साहब की शक्ल नहीं बदली, ये हमने एक और स्टेटमेंट दिखाया, जहांगीर तरीन साहब को भी देख लें। हुकूमत का महंगाई नहीं कंट्रोल कर सकी, उससे आवाम को बहुत तकलीफ है, और ये इस वक्त और सारे काम छोड़ के हुकूमत को सिर्फ और सिर्फ महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। महंगाई कंट्रोल होती है सप्लाई और डिमांड से। वक्ती तौर पे अगर गंदम आ जाए बाहर से, चीनी आ जाए बाहर से आ जाती, तो इस वक्त इतनी महंगाई गंदम की और चीनी की ना होती। तो इन चीज़ों के अंदर मेरा ख्याल है बेहतर पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। जी अंदरीब अब्बास साहिबा, नाउ इट इज जहांगीर तरीन। पहली बात तो ये है कि ये एक फैक्ट तो है ना कि हुआ क्या है, 1.5 साल से है कोविड में सारी मईशतें उड़ गई और उन्होंने अपने प्रोडक्शंस बंद कर दी, फैक्ट्रियां बंद की, चल नहीं रही थी। अब जब दोबारा एकदम वी शेप डिमांड आई है, डिमांड ऊपर गई है, अब फैक्ट्रियां खुलेंगी, उनमें बंदे हायर होंगे, फिर उस पर मशीनें चलेंगी और शॉर्टेज होगी सप्लाईज की, प्राइस ऊपर चल गई। अब मैं यूरो जोन की आपको बता रही हूँ 10 साल की हाईएस्ट तरीन इन्फ्लेशन है। और उसके बाद यूके में कह रहे हैं कि 1997 के बाद हाईएस्ट इन्फ्लेशन है। और उसके अलावा अगर आप देखें, मैं वैसे एक छोटा सा नैयर बुखारी साहब को आपने फारिग कर दिया, लेकिन मैं वो कह रहे थे कि हमने हुकूमत ज़्यादा खर्च रही, हमने खर्चा नहीं था इसलिए वो। मैं आपको बताती हूँ कि 2.6 बिलियन इनके ऑफिस पे 2 कैंप ऑफिस थे जरदारी साहब के, उनको वापस बुलाए और उनको कहें कि उनको भी शर्म आनी चाहिए गलत फिगर्स देके। यूसुफ रजा गिलानी के 5 कैंप ऑफिस थे, 570 मिलियन, और नवाज शरीफ के और इनके शहबाज शरीफ के 2 कैंप ऑफिस थे,
4.3 बिलियन और अपना इमरान खान साहब के कोई कैंप ऑफिसेस नहीं है, ज़ीरो, और सिर्फ 50 मिलियन उनका खर्चा। लेकिन हुकूमती खर्चे तो हैं, वो तो ये कहते हैं कि हुकूमती खर्चों में अंदाजा नहीं होता महंगाई का, जो कि अच्छा, मैं आपको इसका लग रहा है कि उनको वाकई अंदाजा नहीं हो रहा। इसका सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग पिछले 30 साल से पाकिस्तान को नेट इंपोर्टर बना के गए। आपने भी देखा, ठीक है, ये कि इन्होंने दालें, मिर्चें, चीनी, गंदम, ये इसमें इन्वेस्ट ही नहीं किया। हमने पहली दफा आके फार्मर को 1100 बिलियन दिया है और अब आहिस्ता आहिस्ता एग्रीकल्चर ग्रोथ होनी शुरू हुई है। इस दफा आप देख लें डबल हो रही है कॉटन, और इसको 3-4 साल लगेंगे कि हम नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर बनेंगे। ये जो महंगाई है जो कि सप्लाईज की वजह से कम है, ये 6 महीने में इसमें फाका आएगा, सारी दुनिया में आएगा, पाकिस्तान में भी आएगा। और जहां तक ओवरऑल है, हाँ, जैसे ही हमारी यहाँ से हम नेट एक्सपोर्टर या नेट प्रोड्यूसर बनेंगे, ये सब कीमतें नीचे आ जाएंगी। राइट, 6 महीने में फाका होगा। डॉक्टर साहब, आई कम टू यू राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, 6 महीने की बात है, इट्स इंटरनेशनल फिनोमिना, प्रेसिडेंट ने भी कहा है, अभी अंदरीब अब्बास साहब ने भी कहा है। आपको क्या लगता है महंगाई पर, खास तौर पे पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम अपना एहतजाज कर ही रहे हैं, आपके एहतजाज में शायद वो शामिल ना हो? देखिए, किसी भी जिंदगी में आप किसी भी शोबे में हो, हुकूमत तो खैर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसमें आप तभी तरक्की कर सकते हैं जब आप सबसे पहले ये माने कि यहाँ गलती मौजूद है, यहाँ पे हम पीछे हैं, और कुछ लोग जिनकी हमने जिम्मेदारी लगाई थी वो नाअहल हैं। जी डॉक्टर साहब से कॉल हमारी ड्रॉप हो गई। साजुल साहब से भी महंगाई के हवाले से पूछते हैं। सराज साहब, जो इस वक्त दोबारा अवाम पर एक पेट्रोल बम गिराने की तैयारी है, उसका क्या नतीजा निकलेगा? है तो वो जागीरदार और सरमाएदार तबका है जिनको गुर्बत का या महंगाई का कभी भी एहसास नहीं होता है, और जो लोग इस महंगाई को महसूस नहीं करते हैं, इसका मतलब यही है कि उनकी कमाई हराम की कमाई है। जो हलाल की कमाई चाहता है वो बहुत महसूस करता है। ये तो मुगल शहजादों की हुकूमत है, और कहा आया तो शहजादे ने यही कहा ना कि लोग मिठाई क्यों नहीं खाते और हलवा क्यों नहीं खाते। तो ये वही शहजादे हैं, और इनकी वजह से सर्वे है कि पाकिस्तान में 35% डिप्रेशन में इजाफा हुआ, गुर्बत की वजह से, महंगाई की वजह से, और इन हालात की वजह से। अब इन हुकूमत ने, वज़ीर आज़म ने जो भी ऐलानात किए कि 3 साल उनकी हुकूमत का दौरानिया बिल्कुल उसके उलट है। इन्होंने खुद ही कहा था कि अगर रुपया की कदर में कमी हो जाए तो हुकूमत चोर है, अगर बिजली की कीमत में इजाफा हो जाए तो हुकूमत चोर है, अगर कोई कत्ल हो जाए और कातिल न पकड़ा जाए तो हुकूमत कातिल है। लेकिन अब वही हमारी रुपया कागज का एक टुकड़ा रह गया, और पेट्रोल और डीजल और गैस की कीमतों में ऐसा इजाफा हुआ है। ठीक है सिराज साहब। डॉक्टर साहब, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो अब आप मुकम्मल कर लीजिए। अब दोबारा आ रही थी। तो बस मैं आखिरी बात ये कह रहा था जी कि जब तक ये अपनी नालायकी तस्लीम नहीं करेंगे, इनमें जो कमजोरियां हैं वो दूर नहीं हो सकती। और मैं एक और बात कहूंगा, वो तो पता नहीं बात मेरी कट गई थी, मैंने वो इशारिये की बात कर रहा था कि जाली दादोशुमार लेके आ जाते हैं। अब आप ये देखें कि वो चीज, कोई दुनिया की बात आप कहेंगे पिछली हुकूमतों पर डाल देंगे, जो आपकी महंगाई सिर्फ आपकी इंतजामी का कमजोरियों की वजह से है, जिसमें आपकी सब्जियां हैं, दालें हैं, आपकी अशिया खुर्दोनोश है, एक आम आदमी की रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें हैं, वो आपकी एडमिनिस्ट्रेटर में मजिस्ट्रेट लेवल के ऊपर ये चीजें कंट्रोल होती हैं। लेकिन आपका कंट्रोल जीरो है। आपके पंजाब के अंदर गवर्नेंस जीरो है, बाकी सबसे बड़ा सूबा है इसलिए मैंने उसका नाम सबसे पहले लिया, और वो भी आप दूसरी हुकूमतों के ऊपर डाल रहे हैं। यानी अब जो आपकी अदरक, टमाटर, टींडे महंगे हो रहे हैं, सब्जी महंगी हो रही है, इसका ताल्लुक डॉलर की प्राइस से तो नहीं है। फार्मर को वही रेट मिल रहा है जो आज से उसको 5 साल पहले मिलता था, लेकिन आपके मिडल मैन और माफिया पैसे कमा रहे हैं, उनके साथ इजाजत है हम जवाब ले लें, आप डालते जो है पिछली हुकूमतों के ऊपर है। ठीक है, क्योंकि आखिरी मिनट है अंदरीब अब्बास साहिबा।
पहले तो इनको पूछें कि 5 साल फार्मर जो था वो सड़क पे था, आज फार्मर सबसे ज्यादा खुश है। एक फार्मर सड़क पे नहीं, क्योंकि 1100 बिलियन उनको ट्रांसफर किया गया है, सबसे ज्यादा उनको गन्ने की प्राइस मिल रही है। और जाके ये फार्मर से पूछना, अभी फोन कर लें किसी फार्मर से। तो असल बात तो ये है कि ये खुद जो तोहफा छोड़ के गए हैं, महंगी सारी चीजों का। मसला ये है कि अगर इन पाकिस्तान नीचे गया, इतने पूरे रीजन में नीचे गया पिछले 10 सालों में, और इनकी एसेट्स ऊपर चले गए, इनके फ्लैट बनते रहे, इनके बिजनेसेस ऊपर जाते रहे, इनके बाहर पैसे ऊपर जाते रहे, तो आपको पता चलता है कि लूट मार के ये बाहर चले गए। ओके, बट द पॉइंट वाज कि क्या हम बार-बार पिछली गवर्नमेंट को ही कहेंगे जो, बिकॉज पिछली गवर्नमेंट ने अगर लूटा है तो उनको छोड़ देना। राइट, सो वक्त खत्म हो गया। डू गिव मी योर फीडबैक ऑन टुडेज प्रोग्राम। अपने घर वालों का ख्याल। अल्लाह हाफिज।